सुबह में मैं जैसे ही उठा, उठने के बाद मैं मेरी बीवी से कुछ बातचीत कर रहा था। बातचीत करते करते वो थोड़ा सा गुस्सा हुई तो मेरा पहले ही वहां पावर उतर चुका है। और आप अभी यहाँ पे भी ऐसे बिल्कुल इतने सीरियस बैठोगे तो जो थोड़ा बचा कुछ पावर है वो भी उतर जाएगा। दूसरा एक चीज, ये बिजनेस की बात तो बाद में करेंगे, ये बिजनेस की बात हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम हमारा थोड़ा सा हुलिया अच्छा कर ले तो मजा आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग इतने सीरियस बैठे हुए हैं और वो इतने सीरियस बैठे हुए जैसे वो घर से कसम खा के आए कि हे घरवाली, मैं तेरी कसम खाता हूं आज पूरा दिन नहीं हंसूंगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भारत देश के अंदर एक ही चीज आपको फ्री में मिली है, मुस्कान। और मेरा ये मानना है नरेंद्र मोदी अभी बच चुका है, कोई भरोसा नहीं। नोटबंदी करवा दिया था और अभी ये हो सकता है अगर ये अगली बार आए तो ये टैक्स लगाएगा। एक बार हंसोगे तो 100 रुपये, 2 बार हंसोगे तो हो सकता है। भारत देश है सर, कुछ भी होगा। और अगर जितना जल्दी जितना हंस लोगे उतना अच्छा होगा। फिर आप बोलोगे सर कुछ लोग इधर भी देख रहे हैं कि सर घरवाली आई और आप बोल रहे हंसने के लिए, तो सर इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आज आप पर हम हंसे या ना हंसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो कोटा हमें मिला हुआ है वो ऊपर लेके जाने से कोई मतलब होने वाला है। किसी को हंसने का कोटा मिला हुआ है, किसी को ताली बजाने का कोटा मिला हुआ है, किसी को जॉब करने का टाइम मिला हुआ है, किसी को कुछ हर चीज का टाइम होता है। अगर वो टाइम निकल जाए, वो टाइम अगर निकल जाए तो फिर उसके बाद अगर आप हंसोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करो, शादी का कोई टाइम पीरियड होता है? क्यों नहीं होता साहब? शादी का टाइम पीरियड होता है। आप जाओ 80 साल के लड़के को लेके जाओ, 18 साल की लड़की दिखाओ, वो लड़की क्या बोलेगी? अभी शादी करने आया है, टाइम टेबल पता नहीं चलेगा आपको। और 80 साल की लड़की आपको दिखाओ, क्या बोलेगी? बहुत खूबसूरत। क्या? यानी कुछ टाइम टेबल होता है। तो उस टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप वो काम कर लेते हो तो फिर जीवन में ऑटोमेटिक सफलता तो आपको मिलनी ही मिलेगी। तो बातचीत करना है कि खाली परिचय देके निकल जाए? हाँ, तो वाह करना पड़ेगा। तेरे मांग में सिंदूर भरने की सजा कुछ इस तरह से पा रहा हूं, तेरे मांग में सिंदूर भरने की सजा कुछ इस तरह से पा रहा हूं। एक साथ में बोलोगे तो मजा आएगा, ये गलत चीज। ठीक है, रेडी करो फिर से। तेरे मांग में सिंदूर भरने की सजा कुछ इस तरह से पा रहा हूं कि तेरी मांग पूरी करते करते खुद मांग मांग के खा रहा हूं। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ पे जैसे अभी चंदू सर आए, नयन भाई आए, नरेश भाई आए, उन्होंने एक चीज बोला, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ मेन पॉइंट पे बात कर रहा हूं। यहाँ पे बोला कि दुकान बदलने से फायदा होगा। क्या बोला? दुकान बदलने से फायदा होगा। मैं बोलता हूँ सर ये सब चीजें मुझे पल्ले नहीं पड़ती, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे ये बातें पल्ले नहीं पड़ती। मुझे एक ही बात पल्ले पड़ती है, आरसी बिजनेस में इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे को मैं गधा ना बनाऊं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये शब्द, मैं आपको अपनी पूरी मीटिंग में आपको ये शब्द रिपीट करते जाऊंगा, आप समझना। मैं मेरे बच्चे को गधा बनाना नहीं चाहता। कई सारे लोग बोलते आपसे बिजनेस कर ले। क्यों कर ले भाई? क्यों कर? दुकान बदलना है। मैं बोलता हूँ दुकान नहीं बदलना है, अपने बच्चे को गधा बनने से बंद करना, अपने बच्चे को गधा बनाने से बचाना है। जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी तब तक ये सिस्टम समझ में नहीं आएगा सर। आज से 3 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, फिर भी कई सारे लोग अभी तो खाली दुकान पे जाते हैं, फिर बोलते तेल तो महंगा है, फिर हम लोग तेल के लिए तिरुपति नहीं खाएंगे। मतलब भाई तिरुपति खाने से तेरा बच्चा गधा का गधा ही रहने वाला है, यहाँ का तेल खाने से तेरा बच्चा करोड़पति बनने वाला है। कुछ बातें मैं क्लियर करूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और एक चीज, जब तक आप यहाँ पे आओगे नहीं तब तक मैं स्टार्टअप नहीं करूंगा सर। बात बन गया। जब तक आप लोग यहाँ पे आओगे नहीं तब तक स्टार्टअप नहीं करूंगा। कई सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कई सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं
पर वो यहाँ पे है ही नहीं। खेलने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसमें मेहनत करना पड़ता है। मैं बोला सर इसमें मेहनत करना हो तो फिर 12 घंटा करो ना। ये सिस्टम में कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस में को बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बोलता सर कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा ईमानदारी से बताओ, नमक खाने से कितने लोग संघर्ष करते हैं? और ईमानदारी से बताओ, आप खाना खाने बैठे हो एकदम सीरियस तलवार लेके, अब खाना खा कदे इसमें मेहनत है? कौन बोलता है इसमें मेहनत है? कोई मेहनत नहीं है। हाँ वो बोलेगा 4 टाइम खाने दो। और बहुत सारे लोग खाने वाले जो शौकीन है बोले लॉकडाउन लग जाए बस 4 टाइम दबा के। बहुत सारे लोग बोलते इसमें मेहनत करना पड़ता। मैं ये सब चीजों को नहीं मानता। तो थोड़ा सा खेल खेलेंगे क्योंकि मजा ये जब आता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी मीटिंगों में, बहुत सारी किताबों में मैंने पढ़ा हुआ है कि जब तक आप बच्चे नहीं बनते ना सर, जीवन में सफलता नहीं आती। बड़े लोगों को छोटी छोटी बातों से बुरा लगता है। बड़े लोगों को कोई भी बात बता दो, वो किसी न किसी तरह से अपने आप को बुरा लगा ले। और बच्चे को कुछ भी बोलो, 1 रुपए की चॉकलेट दो, वो आएगा पापा पापा पापा। और पापा को एक गाली दो, 10 साल तक अपने बाप से बात नहीं करता सर। क्यों? बड़ा हो गया। हाँ या ना? और ये बिजनेस में सबसे बड़ा काम यही है, जब तक आप इस बिजनेस में बच्चे नहीं बनोगे तब तक आपको ये बिजनेस आसान नहीं लगेगा। खेल खेले? देखो अभी भी मजा नहीं आया। खेल खेले? तो अपना अपना हाथ थोड़ा आगे करो। मैं कुछ देने वाला नहीं हूं, पहले बता दो। अपना अपना हाथ आगे करे और उसमें एक उंगली रखे। ठीक है? चकली उड़े, पोपट उड़े, बराबर नहीं उड़ा रहे हो सर, ये गलत चीज है। बराबर उड़ाओ। आप कुछ लोग ऐसे ही बोले इतना ही उड़ा रहे, पूरा उड़ाओ सर। बच्चों को इसी में मजा आता है। फिर से खेले? फिर से खेले? बहुत सारे लोग अभी भी नहीं। हाथ करो सर आगे। अरे इस उम्र में कौन बोलेगा आपको खेलने के लिए? कोई बोलेगा? फिर से रिपीट करें। ओके। चकली उड़े, पोपट उड़े, मोर उड़े, बाप उड़े। अच्छा वो भाई बोल रहे भी। कुछ दिन पहले एक दोस्त आया, बोले अपने कहीं घूमने जाते हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो यही मीटिंग में बैठे हुए हैं। आप सुनिएगा। सुन रहे हैं? मेरी बातें समझ में आ रही है? क्योंकि मुझे इंग्लिश वगैरह कुछ आता नहीं है और मैं ओडिशा बहुत अच्छी बोलता हूँ, पर मेरे सिवा किसी और को समझ में नहीं आया। केरला भी जानता हूँ। एक दोस्त आया, बहुत परेशान था। मैं बोला क्या हुआ यार? बोले सर आप वो गेम खिलाते हो ना, उसमें मुझे एक सवाल है। बोला क्या सवाल है? बोला चलो अपने बादलों के बारे में जाना है क्या? नहीं बोले सर पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैं बोला क्या प्रॉब्लम है? बोले सर एक बात बताओ, चकली उड़ती है? बोला हाँ। उड़ती है कि नहीं? बोला चकली तो उड़ती है। बोले पोपट? में बोला पोपट भी उड़ता है। बोले मोर? में बोला मोर भी उड़ता है। बोले मोर? अरे मुर्गी? में बोला मुर्गी भी उड़ती है थोड़ी बहुत। बोले सर भैंस क्यों नहीं उड़ती? सर ये सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। और वो इतना परेशान था 2-3 दिन से। बोले सर जब से आपकी मीटिंग में ये खेल खेल रहा हूँ तब से मेरे दिमाग में यही सवाल है, भैंस उड़ती क्यों नहीं? तो मैंने ठीक है चलो। हम लोग 2 व्हीलर पे निकले। मैं 2 व्हीलर चला रहा था, मैं उसको ड्राइव नहीं देता, मुझे थोड़ा डर लगता है। और जैसे हम लोग गली मोहल्ले से बाहर निकले, रोड पे गए, रोड पे जाते ही वो बोला धत तेरी। बोला क्या हुआ? बोले कौवा चिरक गया। मतलब सोच अगर भैंस उड़ती। जो बनाया है वो सही बनाया है, और कुछ लोग इसके ऊपर भी भगवान को अकल ही नहीं है। मान लो भैंस उड़ती और अगर वो चिरकती तो क्या हो? सोचो। परिचय की बात करता हूँ, मेरा नाम विजय मौर्य है। इस बिजनेस से पहले मार्केट में टपाल बांटने का काम करता था। और शुरुआत की अगर बात करूँ तो पढ़ाई लिखाई बहुत कम है। मैं मेरे मम्मी पापा के साथ, हम लोग 3 बच्चे हैं। और मेरे बड़े भाई सब तो जॉब कर रहे थे। मेरी बहन की भी शादी हुई। मेरे पापा ये सोचते थे कि पढ़ लिख के कुछ अच्छा जॉब पे लग जाए। पर मेरे पास पढ़ाई लिखाई में एक चीज चाहिए, क्या? दिमाग, जो मेरे पास नहीं है। क्या जिसके पास दिमाग नहीं है उसको सुनने के लिए आया।
तो मैंने बोला सर अपने पास ये दिमाग नहीं है, पढ़ने लिखने में अपने कुछ जमेगा नहीं। पर भारत देश के अंदर एक अच्छी प्रथा है, 1 से 9 तक नपास नहीं करते, फेल नहीं करते, नहीं करते। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ। 1 से 9 तक तो प्रमोशन करके पास कर दिया गया। तो सारा प्रॉब्लम वहां पे आया कि 10वीं के अंदर बोर्ड के एग्जाम, ये बोर्ड के एग्जाम रखे क्यों है मुझे पता नहीं। प्रिंसिपल लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बाद में पूछेंगे। अच्छा तो 10वीं बोर्ड के एग्जाम आई, तो 10वीं बोर्ड के एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि अभी मैं पढ़ने लिखने में अपना दिमाग नहीं चलता और पापा बोल रहे हैं पास होना पड़ेगा। पास कैसे हो, अपने पास तो कुछ आता ही नहीं। तो मैं देखो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने सोचा पास हो जाएंगे। मैंने एक काम किया, मैंने अपनी जगह पे एक लड़के को बिठा दिया। आसान काम है सर, जाके बोला तेरा कहीं पे भी झगड़ा होगा मैं आऊंगा, तो मेरा छोटा सा काम कर। बोले छोटा सा नहीं है, कितना बड़ा है। 4 पेपर तक दिए, चौथे पेपर में पकड़ा गया। चौथे पेपर के अंदर पकड़ाने के बाद मैं गार्डन में घूम रहा था, वो पेपर दे रहा था। मेरे को किसी लड़के के माध्यम से पता चला कि भाई उसको पकड़ लिया गया, जल्दी था। तो 16 साल की एज के अंदर सर पुलिस स्टेशन गया हूँ। 16 साल के एज के अंदर मुझे लोगों में बिठाया गया था। मैं बहुत अच्छे इंसान हूँ सर, अब इतना गौर से मत डर। 16 साल की एज के अंदर मुझे वो डंडे का स्वाद मुझे पता चल चुका था। बहुत अच्छा। फिर मुझे 3 साल तक रस्टिकेट कर दिया गया। मुझे कोई भी स्कूल के अंदर, हिंदुस्तान के स्कूल के अंदर, कोई भी स्कूल के अंदर मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा लाल सिग्नेचर मारा गया हुआ है मेरी अच्छी के ऊपर ना। और फिर घर पे आए, घर पे आने के बाद मेरे पापा ने शाबाश दिया, वाह क्या तूने मेरा नाम रोशन किया है। पापा ने जो भी डिक्शनरी आपके पास हो, डिक्शनरी में जो भी गाली हो, सब गाली मैंने 16 साल के एज के अंदर खाई है सर। इसलिए बीबी का असर नहीं होता है। बीबी अभी कितनी भी गाली दे फर्क नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब है कि 16 साल के एज के अंदर वो सब प्रॉब्लम खड़ा हुआ। करे क्या। पापा ने बोला पापा रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद कड़ोदरा 4 रास्ता पे आए। पापा के पास थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ था। पापा ने मकान ले लिया और मकान लेने के बाद बोला भाई काम धंधा कर। तो मैं हमेशा मेरे पापा को एक सवाल पूछता था, बोला नौकरी कब तक करना है, काम धंधा कब तक करना है। पापा बोलता है तू एक जगह पे लगा रहे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, फिर तू एक बार लग जाएगा, फिर सेट हो जाएगा। तो सेट होने की बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आती क्या मतलब। पर मुझे समझ में नहीं आता था। कड़ोदरा आया, पर अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जब कड़ोदरा आने के बाद मैं हर जगह पे जब भी जॉब लेने जाता था, तो वहां पे एक चीज पहले मांगते थे। क्या मांगते हैं? आपका बायोडेटा दे दो। और बायोडेटा 2 जगह पे लगता है सर, एक तो नौकरी, जहां पे भी लड़की देखने जाओ, सबसे पता नहीं लड़की को बायोडेटा देखने से क्या करना है, वो मुझे नहीं पता, पर बायोडेटा चाहिए। और मेरे पास सबसे मेन चीज बायोडेटा नहीं है। तो बहुत परेशान थे, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पापा ने बोला भाई अभी क्या करेंगे, कुछ तो कर। तो मेरे पापा ने कुछ परेशानी होकर बोला कि भाई जॉब तो जैसे कुछ भी कर। तो फिर मैंने कुछ मार्चपुर में टपाल बांटने का काम मिला, और पापा ने फिर जैसे जुगाड़ करके शादी कर दिया। शादी करने के बाद एक बात पता चली, शादी करने के बाद जब 1700 रुपए की जब नौकरी कर रहा था, लोगों के घर जाके टपाल बांटने का काम कर रहा था, तो मुझे एक बात पता चली कि जब भी मैं घर पे आता था, घर पे आने के बाद जब मैं मेरी बीवी को देखता था, मेरी बीवी मुझे कुछ खिचड़ी वगैरह कुछ खाने के लिए जब देती थी तो मैं खाता था, तो मेरी बीवी मुझे इस तरह से बैठ के देखती थी, तो उसके चेहरे से साफ दिखता था कि किस गधे से मेरा जो मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, कि किस गधे से मेरा शादी कर दिया। तो ये सब परेशानी थी, करे क्या कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। और उसी दौरान टपाल बांटते एक सिस्टम की जानकारी मिली, जो सिस्टम के ऊपर हम बात करने वाले हैं, कि भाई एक ऐसा सिस्टम आया हुआ है कि जहां से नमक हल्दी मिर्ची आटा खाने से पैसा आता है। तो पहले कुछ नहीं पड़ा, मैं मेरे घर पे गया, घर पे जाके मैंने मेरी बीवी से बात की कि मामला एक ऐसा सिस्टम आया हुआ है जहां से सामान खाने से पैसा आएगा। मेरी बीवी बोला ठीक है फिर करते हैं, और फिर स्टार्टअप किया। स्टार्टअप करने के बाद आज आपके सामने खड़ा हूँ। इसलिए नहीं खड़ा हूँ कि ये सिस्टम में जुड़ा हूँ, इसलिए नहीं खड़ा हूँ कि ये सिस्टम में काम किया हूँ, इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि मैंने कसम खा ली थी कि जीवन भर इस दुकान से सामान खाऊंगा। इतना कसम खाया था, अच्छा लगेगा तो लोगों को बताऊंगा, माने ना माने मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है।
है ना। और इसका परिणाम ये हुआ कि मैं अभी इस एज के अंदर 36 37 साल, लगभग 37 38 के आसपास मेरी एज चल रही है। इस एज के अंदर बिल्कुल फ्री हूँ सर, बिल्कुल रिटायर, बिल्कुल फ्री, कोई काम धंधा नहीं, बस महीने में से 4-5 प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम करता हूँ और बिल्कुल रिलैक्स लाइफ जी रहा हूँ। ना टेंशन है, ना कोई प्रकार का प्रेशर नहीं है। इनकम की अगर बात करें तो 1-1.25 लाख के आसपास महीने की इनकम आ रही है और हर महीने इनकम बढ़ती जा रही है। और मेरे से ज्यादा भी बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे होंगे, पर उनके पास प्रेशर और तनाव होगा। मेरे पास ये 2 चीजें नहीं है, ना प्रेशर है, बिल्कुल फ्री। और अभी जैसे अभी उत्तरायण आ रही है तो मैं मेरे बच्चों के साथ बिंदास 10 दिन 5 दिन जितना भी चाहूँ खेल कूद सकता हूँ, पतंग उड़ा सकता हूँ। किसी चीज का मुझे किसी को जवाब नहीं देना है और किसी के पास जाके मुझे रजा चिट्ठी नहीं देना कि मुझे रजा। अच्छा, रजा चिट्ठी के ऊपर एक बात याद आई कि एक बार एक टीचर होती है, ठीक है मेरी बात आ रही है समझ में? तो वो टीचर अपने जो शिक्षक होते हैं उनकी घरवाली आती है, बोले सभी त्योहार चले गए, एक भी त्योहार बाकी नहीं है, आप मुझे मायके जाने क्यों नहीं देते हैं? मतलब अभी तो गर्मी का मौसम आ गया, अभी तो जाने दो। बोले ठीक है, पर टीचर की एक आदत होती है, हमेशा बोलते हैं जो भी चीज चाहिए वो लिखित में रजा चिट्ठी के साथ चाहिए। तो वो उसकी घरवाली को बोलती है भाई रजा चिट्ठी लिख के ला, तो वो लिखती है कि हे मेरे प्रियवर, हे मेरे प्रियतम, मैं कुछ 15 दिन के लिए आराम करने के लिए मैं मेरे मायके जाना चाहती हूँ और मुझे इस विषय में मुझे रजा दे। मैं आपकी अर्धांगिनी, उन्होंने सिग्नेचर मार के दे दिया। वो टीचर ने बहुत ध्यान से पढ़ा, बोला मैं रजा तो दे दूंगा पर आपकी जगह पे आप किसको रख के जाओ?